आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले बात इंटर के दाखिलों की। तेलंगाना में इंटरमीडिएट में दाखिलों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आज से 5 जुलाई तक दाखिलों का अमल जारी रहेगा। 1 जून से इंटरमीडिएट साल अव्वल की ऑनलाइन क्लासेस का आगाज होगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से कॉलेजेस के इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो इंटरनेट पर दस्तयाब मार्क्स मेमो की बिना पर तुलबा को दाखिला दें। तेलंगाना में 14वें दिन मंगल को पुलिस ने दारुल हुकूमत हैदराबाद और रियासत के दीगर मकामात पर लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया। अगरचे के 4 घंटे की नरमी के औकात में सड़कों पर अवाम का हुजूम देखा गया, ताहम 10 बजे दिन के बाद सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए गए और अहम सड़कों के करीब वाक़े गलियों और रिहायशी कॉलोनियों के करीब भी पुलिस की भारी तादाद देखी गई। सुबह 6 बजे से 10 बजे के दरमियान लॉकडाउन में मामूल की नरमी दी गई, जिसके साथ ही आवाम की बड़ी तादाद सब्जियों, घरेलू सामान और ज़रूरी अशिया की खरीदारी के लिए देखी गई। कई दुकानात पर आवाम की कसीर तादाद देखी गई और कई मकामात पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी रही। चार मीनार के अलावा काचीगुड़ा, नारायणगुड़ा, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, मियापुर, कुकटपल्ली, नामपल्ली, अमीरपेट, पंजागुट्टा और बेगमपेट के इलाकों में बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की शिकायत मौसूल हुई। बाज ट्रैफिक जंक्शंस के सिवा 10 बजे दिन के बाद तकरीबन तमाम इलाके सुनसान नजर आए। पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी की मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों और गैर जरूरी तौर पर सड़कों पर घूमने वालों की गाड़ियों को जब्त कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंद्र रेड्डी ने लोगों को मुतनब्बा किया है कि वो बेहद मोहतात रहें और जब तक कि हंगामी सूरत हाल ना हो सड़कों पर ना आए। उन्होंने कहा कि लोग लॉकडाउन के जो गाइडलाइंस है उस पर सख्ती से अमल करें। आज उन्होंने सैबराबाद कमिश्नर वीसी सज्जनार और दीगर ओहदेदारों के साथ कुकटपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। साथ ही शहर के अलग अलग इलाकों का भी डीजीपी ने दौरा किया और इस वक्त मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को हुकूमत के गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करना चाहिए ताकि हम सब कोविड से महफूज रहें। निर्णय తీసుకుందో లాక్డౌన్ నిర్ణయం ప్రజల ఇంట్రెస్ట్లో తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం కాబట్టి ఈరోజు కోవిడ్ మహమ్మారిని మనం జయించాలి అంటే లాక్డౌనే శరణ్యం అని చెప్పేసి ఆలోచించి తగు జాగ్రత్తగా తీసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వ నిర్ణయాన్ని ప్రజలందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ఆదరించి సహాయ సహకారాలు అందించాలని కోరుతున్నాం। దీంతో పాటుగా ఏ అవసరం లేకుండా ఏ ఎమర్జెన్సీ లేకుండా రోడ్లపైకి ఎవరు వచ్చినా కానీ కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతున్నది। వాళ్ళ వెహికల్స్ తీసేయడంతో పాటుగా రిపీట్గా మళ్ళీ వైలేట్ చేసే వాళ్ళ విషయంలో క్రిమినల్ కేసులు కూడా రిజిస్టర్ చేసి వాళ్ళ వెహికల్స్ కోర్టులో డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది। దీంతో ఇక్కడ హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ ఏరియా కాకుండా మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడా అన్ని జిల్లాలు, పోలీస్ కమిషనర్స్, వాళ్ళ అధికారులు, సిబ్బంది అందరూ కూడా రోడ్ల మీద ఉండి ఈ లాక్డౌన్ పక్కడ్బందీగా జరిగేటట్లుగా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారు। ఇది ప్రజా ఆరోగ్య భద్రత దృష్ట్యా ఈ విషయంలో కేవలము ఇన్సైడ్ ది స్టేటే కాకుండా మనకి ఇంటర్ స్టేట్ బార్డర్స్లో కూడా మనకి సిటీలో ఎట్లాగైతే పీపుల్ మూవ్మెంట్ ఉండకుండా మనం చూస్తున్నామో అట్లాగే డిస్ట్రిక్ట్లో కూడా ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి మూవ్మెంట్ లేకుండా లాక్డౌన్ టైంలో చూస్తున్నాము। అదేవిధంగా లాక్డౌన్ టైంలో कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि हैदराबाद के 5 जोन्स को मिलाकर 80 बड़े चेकपोस्ट और 30 छोटे चेकपोस्ट कायम किए गए हैं। उनके साथ साथ दीगर तमाम पुलिस के सीनियर ओहदेदार सुबह 9:30 बजे से शिफ्ट सिस्टम में तमाम चेकपोस्टों का खुद जायजा ले रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने जॉइंट कमिश्नर पुलिस रमेश के साथ मिलकर अंबरपेट के पोस्ट नंबर 6 का मायना किया। उन्होंने पैराडाइज प्लाजा जंक्शन चेक पोस्ट, रसूलपुरा चेक पोस्ट और विजली कॉलेज चेक पोस्ट का भी मायना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम का ताउन काफी बेहतर है। लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी के सिलसिले में हर रोज औसतन 8,000 मामला दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 5,600 गाड़ियों को जब्त किया गया। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के मुकाबले हैदराबाद में कोरोना के मुस्बित मामलात और अमवात की शरह काफी कम है। इसका सेहरा अवाम के ताउन और बैन महकमे जाती ताउन के सर जाता है। उन्होंने कहा कि वो आदा करते हैं कि लॉकडाउन अवाम और उनके बच्चों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए है।
तेलंगाना में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जानिब से अवाम से इख्तियार किए जाने वाले रवैये का जायजा लेने के लिए सिद्दीपेट के एसीपी ने अनोखा काम किया। एसीपी रामेश्वर ने सादा लिबास में खुद को आम आदमी जाहिर करते हुए सिद्दीपेट टाउन में लॉकडाउन का मायना किया। उन्होंने अपने चेहरे को तुवाल से ढांक लिया और टाउन के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए चेक पोस्टों का मायना किया। पुलिस ने उनकी टू व्हीलर को रोका और एक आम आदमी की तरह सड़क पर निकलने की वजह उनसे दरियाफ्त की। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात मुलाजिमीन ने पुलिस से कहा कि वो मेडिकल शॉप से बुखार की गोली लेने के लिए निकले हैं। इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन जिन्होंने सादा लिबास होने पर उनको नहीं पहचाना, उनसे बहस व तकरार की। बिला आखिर उन्होंने तुवाल अपने चेहरे से निकालते हुए अपनी शिनाख्त बताई, जिसके बाद उन्होंने ड्यूटी अंजाम देने वाले मुलाजिमी ने पुलिस से पूछा कि बुखार की गोली लाने के लिए घर से निकलने वालों को उसकी इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है। एसीपी के एक आम आदमी की तरह अचानक मायने ने पुलिस मुलाजिमीन को सख्ते से दो चार कर दिया। ముందు ఓపెన్ ఉందా లేదు పంపియారమ్మా గోలి కూడా తెచ్చుకోండి మరి షేప్ ఎందుకు ఓపెన్ ఉందా నాకు ఓపెన్ ఉంది సార్ అక్కడ నాకు ఫుల్లో ఉంది గోలి తెచ్చుకోవచ్చు నేను పిచ్చి చదువుతున్నావా నాటకాలు చదువుతున్నావా నాతో పంచాలు పెట్టుకోవడానికి వచ్చినావు పంచాలు కాదు సార్ జ్వరం వచ్చింది గోలి తెచ్చుకుంటాను పోవండి ఇంటికి పోతా నడుచుకుంటామో బండి బండి ఉంటుంది ఎందుకు గోలి తెచ్చుకోవద్దా अरे నువ్వు ఆగాను ఏం పెట్టావు నేను బాబు అది ఇస్తాడు సీఎం ఏమవుతావా నీకు ఏం చేస్తావు ఉండే నాకు చెప్పరు నాకు ఇంటికి పో బండిలో పెట్టు ఇంటికి పో సరే సరే ఓకే నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను నేను బొల్లి పెడుతున్నాడు అరే నువ్వు ఆగా నువ్వు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడా ఎక్కడ నీది బండి పబ్లిక్ తో మర్యాదగా మాట్లాడు. జ్వరం వచ్చిందని కూడా గోలు తెచ్చుకోలేవా నువ్వు సాంబా? రాత్రికి గోలేని వస్తారా సార్? డాక్టర్ జ్వరం ఎప్పుడు వస్తుంది? పగలు వస్తుందా? చెప్పు, పగలు వస్తుందా? ఇప్పుడు జ్వరం ఎప్పుడు రావాలి నీకు? అట్లా మాట్లాడితే జ్వరం ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటావు సార్? జ్వరం వచ్చింది అని అన్నాడు వాడు. నువ్వు ఆపే. दुनिया में कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 4,40,498 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 8,817 लोगों की वबा की वजह से मौत भी हुई। दुनिया में कोरोना के अब तक 16 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 34,86,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 करोड़ 92 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 51 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 97,611 लोगों की हालत तशवीशनाक है। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर कमज़ोर पड़ती दिख रही है। पिछले 24 घंटों में 1,95,685 लोगों में इस इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। यह आंकड़ा पिछले 42 जिलों में सबसे कम है। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 3,496 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,26,671 लोगों ने कोरोना को मात दी। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में काबिले लिहाज कमी देखी जा रही है। आज शाम 5:30 बजे तक रियासत तेलंगाना में 3,821 नए कोरोना के केसेस सामने आए और 23 अफराद की मौत हुई। इस बीमारी से 4,298 अफराद को मुकम्मल सेहत भी मिली है। ताज़ा तरीन केसों के साथ रियासत में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 5,60,141 हो चुकी है। इनमें से एक्टिव केसेस यानी वो मरीज जिनका इलाज चल रहा है उनकी तादाद 38,706 है। अब तक मजमूई तौर पर 3,169 अफराद हलाक हो चुके हैं। जीएचएमसी के हुदूद में पिछले 24 घंटों में 537 नए केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना के
जिले वरंगल रूरल में बच्चे को जन्म देने के बाद कोरोना से मुतासिर खातून की मौत हो गई। वर्धन्नापेट मंडल के कटरियाल पेट से ताल्लुक रखने वाली 21 साला मोनिका कोरोना से मुतासिर हो गई थी। इसका होम आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा था। इस दौरान दर्द साह की शिकायत पर उसे वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां खातून ने ऑपरेशन से लड़की को जन्म दिया। वो इन्फेक्शन से मुतासिर हो गई थी और उसके जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल भी गिर चुका था। नतीजे में इसकी मौत हो गई, जबकि डॉक्टर्स ने बच्ची को बचा लिया। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के एडिशनल कलेक्टर अंजయ్య की कोविड-19 से मंगल को मौत हो गई। उनकी उम्र 55 बरस थी। वायरस से मुतासिर होने पर उन्हें इलाज के लिए हैदराबाद के खानगी हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां वो जानबर ना हो सके। उनकी मौत पर साथी ओहदेदारों ने गहरे रंज का इजहार किया। रियासत में 10 दिन के वक्फे के बाद कोविड के दूसरे डोज की टीका अंदाजी का अमल शुरू हो गया, जिसके साथ ही टीका अंदाजी के मराकज पर आवाम का बड़े पैमाने पर हुजूम देखा गया। कोवैक्सीन का पहला डोज हासिल करने वालों को 4 हफ्तों बाद दूसरा डोज दिया जाता है, जबकि कोविशील्ड टीका लेने वालों को दूसरा डोज 12 हफ्तों के बाद दिया जाता है। रियासत में अंदरून 4 हफ्ते कोवैक्सीन का टीका लेने वालों की तादाद ज़ायदस 3 लाख है। पहला डोज लेने वालों को एसएमएस या फिर टीका अंदाजी का सर्टिफिकेट पेश करना होता है। 45 साल या इससे ज्यादा उम्र के अफराद के लिए ये टीके दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज हिदायत दी कि टीका अंदाजी के प्रोग्राम का आज से दोबारा आगाज किया जाए। रियासत में 16 मई को हुकूमत ने दूसरे डोज पर रोक लगा दी थी और कहा था कि टीकों का मुनासिब स्टॉक दस्तयाब नहीं है। हुकूमत ने पहले डोज के टीके अंदाजी के अमल को मुअत्तल कर दिया था। रियासती हुकूमत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए एक अहम फैसला लेते हुए रोजाना अवाम से राब्ते में आने वाले मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को 28 मई से कोरोना का टीका देने का फैसला किया है। ऐसे अफराद को सुपर स्प्रेडर्स का नाम दिया गया है। उनके पेशे के एतबार से हुकूमत ने उन्हें 25 ज़मरों में तकसीम किया, जिनमें ऑटो ड्राइवर्स, मुख्तलिफ गाड़ियों के ड्राइवर्स, किराना दुकान के मालिकीन, डिलीवरी बॉयज, हज्जाम, चिकन मटन फरोख्त करने वाले, गैस सिलेंडर सरबराह करने वाले, राशन शॉप डीलर्स, रैतू बाजार में तरकारी फरोख्त करने वाले, मुख्तलिफ इलाकों में फल, तरकारी और फूल फरोख्त करने वाले, शराब की दुकान में काम करने वाले और दीगर लोग शामिल हैं। हर एक ज़मरे में 1 लाख अफराद की निशानदही की गई है। इन तमाम को 28 मई से कोरोना का टीका दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर इस सिलसिले में आज वजीर फाइनेंस हरीश राव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आरजी सेक्रेटेरिएट बीआर के भवन में सुपर स्प्रेडर्स को टीके देने के प्रोग्राम का जायजा लिया। इस इजलास में हरीश राव और सोमेश कुमार ने महकमे सेहत के सेक्रेटरी मुर्तजा अली रजवी और दीगर आला अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मज़कूरा पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले 25 लाख अफराद को कोरोना के टीके देने के इंतजाम करें। इसी दौरान हुकूमत ने 18 साल उम्र वाले अफराद को भी कोरोना का टीका देने की इजाज़त दे दी है। ताहम ये इजाज़त सिर्फ खानगी दवाखानों को दी गई है। हुकूमत ने खानगी दवाखानों को मशवरा दिया कि वो वैक्सीन के लिए खानगी इदारों के साथ तालमेल करते हुए वैक्सीनेशन के अमल को अंजाम दें। रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कोविड वबा के दौरान एनआरआईज की जानिब से मुतासरीन को दी जा रही मदद की तारीफ की और कहा कि कई अफराद और तंजीमें अपने हमवतनों का इस मुश्किल घड़ी में साथ दे रहे हैं, जो काबिल तारीफ है। गवर्नर ने आज राजभवन में IT सब अलायंस डलास टेक्सास USA की जानिब से डोनेट किए गए 300 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की ज़रूरतमंदों में तकसीम की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि IT सब अलायंस ने जुमला 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 20 वेंटिलेटर बेड्स का इंतजाम किया है, जिससे कोविड मरीजों के इलाज में काफ़ी मदद मिलेगी। काबीना से बरतरफशुदा वजीर ईटला राजेंद्र के बीजेपी में शामिल होने से मुतालिक इत्तलात के दरमियान तेलंगाना बीजेपी के सीनियर कायद व मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज इस बात का इंकशाफ किया कि वो राजेंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं, ताहम उन्होंने शख्सी तौर पर राजेंद्र से मुलाकात नहीं की। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि काबीना से बरतरफ होने के बाद राजेंद्र से वो मुलाकात नहीं की, अलबत्ता फ़ोन पर उनसे बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि राजेंद्र ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन ये मुलाकात नहीं हो सकी। वो बहुत जल्द राजेंद्र से बात करेंगे। ताहम उन्होंने बीजेपी में राजेंद्र को शामिल करने से मुताल्लिक पूछे गए सवाल को मुस्तरद कर दिया।
किशन रेड्डी ने कहा कि राजेंद्र के साथ उनकी पुरानी रखावत है। रियासती असेंबली में तकरीबन 15 साल तक हम दोनों ने मिलकर काम किया। ईटेला राजेंद्र से कब मुलाकात होगी इसका वक्त अभी तयन नहीं किया गया। इसके अलावा राजेंद्र भी मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। इसी मुलाकात के दौरान हो सकता है कि वो राजेंद्र से बात करेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि राजेंद्र असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा पेश करते हैं या नहीं, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ। अगर हुजूराबाद से राजेंद्र इस्तीफा पेश कर देते हैं तो ऐसी सूरत में उस हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार को खड़ा करने या ना करने के सिलसिले में अभी तक पार्टी कायदीन के दरमियान कोई बातचीत नहीं हुई। इस मौके पर मरकजी वजीर ने कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की इस तनकीद को मज़ाका खैज करार दिया कि बीजेपी में काफ़ी ग्रुपबंदियां हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी से इस्तिफसार किया कि आया उन्हें बीजेपी में ग्रुपबंदियों की इत्तला कहां से मिली। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा ग्रुपबंदियां कांग्रेस पार्टी में पाई जाती हैं। किशन रेड्डी ने बाद सियासी जमातों की जानिब से उन पर लगाए जाने वाले उन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया कि वो चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के साथ नरम रवैया रखते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के इल्जामात लगाने वालों के बारे में वो कुछ कहना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मुख्तलिफ कामों के लिए दिल्ली आने वालों को वो हर मुमकिन मदद करेंगे। तेलंगाना के कोरोना के मरीजों में भरोसा पैदा करने के लिए सरकारी अस्पतालों के दौरे के हिस्से के तौर पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव 27 मई को जिले निजामाबाद का दौरा करेंगे, जहां वो निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में मरीजों की आयादत करेंगे। अब तक वजीर आला ने हैदराबाद के कोविड के मरकज गांधी हॉस्पिटल और वरंगल जिले के MGM हॉस्पिटल का दौरा करते हुए कोरोना मरीजों को फराहम किए जाने वाले इलाज की सहूलतों का तफसीली जायजा लिया था और उन मरीजों की आयादत की थी। उन्होंने इन अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबेजात के मायने के साथ साथ ICU में जेर इलाज कोविड के मरीजों से भी बातचीत की थी। तेलंगाना रियासत में कोविड केसेस और शरह अमवात दीगर रियासतों के मुकाबले में काफ़ी कम है, जिसकी अहम वजह तेलंगाना हुकूमत की तवज्जो और अवाम का ताउन है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने निम्स हॉस्पिटल और चेस्ट हॉस्पिटल के कोरोना वार्डों के मायने और मरीजों से गुफ्तगू के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए दोनों वज़रा ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि यहां पर कोरोना का तशफ़ी बख्श इलाज किया जा रहा है, जिसमें डॉक्टरों नर्सों के अलावा महकमाजात, पुलिस के मुलाजिमीन, बल्दिया और क्लास 4 एम्प्लॉयज़ मेहनत कर रहे हैं। निम्स हॉस्पिटल में जेर इलाज कोरोना मरीजों से गुफ्तगू के दौरान मरीजों ने इलाज के मुताल्लिक इत्मीनान का इजहार किया। वज़रा ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत बिलखुसूस वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना वबा के खात्मे के लिए काफ़ी संजीदा हैं, इसीलिए KCR मुताल्लिका अफसरान के साथ मुसलसिल जायजा इजलास मुनक्किद करके वबा के खात्मे के लिए कोशा है। महमूद अली के मुताबिक तेलंगाना रियासत में जुमला 53,000 बेड्स मौजूद हैं, जिनमें 23,000 ऑक्सीजन बेड्स हैं और कहा कि निम्स हॉस्पिटल में कोरोना के इलाज के लिए बेड्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि निम्स के डायरेक्टर, सुपरिंटेंडेंट और चेस्ट हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट से कोरोना इलाज और मरीजों के मुताल्लिक गुफ्तगू की गई, जिस पर हॉस्पिटल्स के जिम्मेदारों ने कहा कि दोनों हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन और दवाइयाँ मौजूद हैं, जिनके जरिए कोविड मरीजों का इलाज किया जा सकता है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा है कि रियासत में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोडक्शन के मराकज़ कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं। संगारेड्डी ज़िले के पाशा मैलाराम इंडस्ट्रियल स्टेट में वाक़ई ग्रीनको कंपनी के मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट के रिवाइवल के कामों का आज उन्होंने जायज़ा लिया। बाद नज़ा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर रियासत में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। इसी के तहत इस बंद पड़े प्लांट में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन के लिए इसे दोबारा चालू किया जा रहा है, जिसमें फी रोज 40 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की पैदावार की जाएगी।
ఆక్సిజన్ కొరత అంటే 40 మెట్రిక్ టన్స్ అంటే 2 బిగ్ ట్యాంకర్స్ డైలీ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. చాలా హాస్పిటల్స్కి ఆక్సిజన్ సప్లై చేయడం సాధ్యమవుతుంది. సో దీనిలో ఏం ఖర్చు అయింది, ఆ టోటల్ డబ్బు గ్రీన్కో వాళ్ళు పెట్టారు. మన ఆఫీసర్స్ అందరు కలిసి వాళ్ళతో బయట నుండి టెక్నికల్ టీమ్స్ తెప్పించారు, వాళ్ళు పని చేశారు. అదేవిధంగా వేరే కంట్రీస్ నుండి ఒక్కొక్క పార్ట్ అంటే టాటా ఎక్కడో ఒక 7-8 ఇయర్స్ నుండి ఈ ఫ్యాక్టరీకి వాడలేదు ఆక్సిజన్కి, కాబట్టి ఒక్కొక్క పార్ట్ బెల్జియం నుండి, యుఎస్ నుండి, జర్మనీ నుండి తీసుకురావడానికి కూడా వాళ్ళన్నీ సిద్ధం చేసి ఈరోజు ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా మీకు శబ్దం కూడా వినపడుతుంది. ఈ ఫ్యాక్టరీ ఆక్సిజన్ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ మిస్టర్ అనిల్ ఫ్రమ్ గ్రీన్కో, Mr. Jayesh Ranjan, Mr. Narasimha Reddy, and all the honorable members of this AILA committee who have made it possible. And I hope to see in next couple of days trucks rolling out, tankers rolling out from this factory. Thank you everyone. Oxygen కొరత అంటే 40 మెట్రిక్ టన్స్ అంటే 2 బిగ్ ట్యాంకర్స్ డైలీ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. చాలా హాస్పిటల్స్కి ఆక్సిజన్ సప్లై చేయడం సాధ్యమవుతుంది. సో దీనిలో ఏం ఖర్చు అయింది, ఆ టోటల్ డబ్బు గ్రీన్కో। गांधी हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर मणिकरण रेड्डी ने कहा है कि सरकारी दवाखानों में खिदमत अंजाम देने वाले जूनियर डॉक्टर्स के स्कॉलरशिप्स की अदम अदायगी पर तमाम जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल शुरू करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मणिकरण रेड्डी ने कहा कि स्कॉलरशिप की अदायगी और जूनियर डॉक्टर्स के दीगर देराना हल तलब मुतालबात की यकसोई के लिए पीर से तमाम सरकारी दवाखानों में काम करने वाले जूनियर डॉक्टर्स सियाह पट्टियां लगाकर एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके देराना मसाइल को हल करने में हुकूमत नाकाम हो रही है। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव और महकमे सेहत के आला अहदेदारों को हमने अपने मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश कर दी है। आइंदा चंद दिनों तक जूनियर डॉक्टर सियाह बैजेस लगाकर ड्यूटी अंजाम देंगे। हुकूमत की जानिब से रद्द-ए-अमल जाहिर न होने पर हड़ताल शुरू की जाएगी। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने हाई कोर्ट में मफाद आम्मा की एक दरखास्त दाखिल करते हुए अदालत से ख्वाहिश की है कि वो कोरोना के मुश्किल हालात में रियासत भर में वाक़ तमाम खानगी दवाखानों को हुकूमत की तहवील में लेने के अहकाम जारी करें। अपनी दरखास्त में रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी ने कहा कि खानगी दवाखानों में कोरोना के इलाज के लिए जो अखराजात हो रहे हैं उन अखराजात को हुकूमत के खजाने से अदा करने के अहकाम दिए जाएं। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की हुकूमतें खानगी दवाखानों में इलाज के लिए रकम अदा कर रही हैं। इसी तर्ज पर तेलंगाना हुकूमत को भी इक़दाम करने की ज़रूरत है। सरकारी दवाखानों में मुनासिब बुनियादी सहूलतें नहीं हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में आवाम को खानगी दवाखानों से रुजू होना पड़ रहा है। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कोरोना वायरस की वबा और उससे होने वाले अमवात पर अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शाया होने वाली खबरों को सनसनीखेज न बनाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कोरोना से मुतालिक ऐसी खबरों को जारी करने की जरूरत है जिससे अवाम में कोरोना से खौफ खाने के बजाय उनमें मुकाबला करने की हिम्मत पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि कोरोना से होने वाली अमवात को बार बार पेश करने की वजह से अवाम में एक अजीब कैफियत पैदा हो रही है। डर और खौफ से भी कई अफराद की मौत हो रही है। उन्होंने अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इंतजामिया को मशवरा दिया कि वो मुस्बित अंदाज में खबरों को पेश करें। उन्होंने कहा कि डर और खौफ की वजह से इंसान की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाती है, इसी वजह से भी अमवात हो रही हैं। उन्होंने कहा कि दवाखानों में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर से मुताल्लिक़ पाए जाने वाले मसाइल को बढ़ा चढ़ाकर पेश न किया जाए। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजयलक्ष्मी ने उस्मानिया हॉस्पिटल में सफाई के मौसर इंतजामात न होने पर बरहमी जाहिर की। मंगल के दिन उस्मानिया हॉस्पिटल का अचानक दौरा करते हुए उन्होंने वहां की कारकर्दगी का जायजा लिया। हॉस्पिटल के करीब 5 रुपए के खाने के काउंटर के पास कचरे के ढेर देखकर वो बरहम हो गई और उसको फौरी हटाने की हिदायत दी और खाने के काउंटर को वहां से मुंतकिल करने की भी हिदायत दी। इसके बाद हॉस्पिटल के आरएमओ और दीगर अमले के साथ हॉस्पिटल के अंदर का दौरा किया। काफ़ी जगह पर सफाई ना होने पर फौरन अमले को तलब करते हुए सफाई करने का हुक्म दिया और कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह की गंदगी ना हो, इसका ख्याल रखा जाए। उन्होंने मरीजों से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। मेयर विजयलक्ष्मी ने कहा कि अगर किसी में कोरोना वायरस मुस्बित पाए जाने पर उसको फौरी गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल करें।
बीजेपी कायद व साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने अराजी कब्जे में मुलविस टीआरएस के रुकन असेंबली बी सुभाष रेड्डी की बदनुमानियों के खिलाफ बरसरे खिदमत जज से तहकीकात करवाने का मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि टीआरएस रुकन असेंबली सुभाष रेड्डी ने सैकड़ों करोड़ की अराजी पर कब्जा कर लिया है। अराजी के मालिक की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज करने के बाद भी रुकन असेंबली के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिस पर अराजी के मालिक को अदालत से रुजू होना पड़ा। अदालत की हिदायत के बाद पुलिस ने रुकन असेंबली और मुतल्लिका तहसीलदार के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने महकमे पुलिस से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर रुकन असेंबली सुभाष रेड्डी और तहसीलदार गौतम कुमार को गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दें और इस सारे मामले की तहकीकात बरसरे खिदमत जज से करवाई जाए। तारीखी चार मीनार के करीब वाक़ मछली कमान के पास फुटवेयर शॉप में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान का कोई इल्म नहीं हो सका, अलबत्ता दुकान में रखा सामान जलकर खाकस्तर हो गया। इब्तिदाई एस्टीमेट के मुताबिक तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग के साथ धुआं भी नजर आया। लॉकडाउन की वजह से सड़क पर धुआं फैल गया। लॉकडाउन की वजह से वहां पर तैनात पुलिस मुलाजिमीन ने फायर ब्रिगेड के एहलकारों को इतला दी। बाद अज़ा मजलिस के रुकन असेंबली अहमद बलाला भी वहां पहुंचे, जिन्होंने मीडिया से बात करते हुए यकीन दहानी करवाई कि दुकान मालिक को मुआवजे की रकम के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। छोटू विशाखापट्टनम में मंगल के रोज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल की रिफाइनरी में आग लग गई। प्लांट के ऊपर शदीद धुआं निकलता देखा गया। इससे आसपास हड़कंप मच गया। न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम को रवाना किया गया। आग किस वजह से लगी इसका पता अभी तक नहीं चल सका। एचपीसीएल के मुताबिक आग रिफाइनरी की एक क्रूड प्रोसेसिंग यूनिट में लगी थी। इसे बुझा दिया गया। पूरा स्टाफ महफूज है। आसपास रहने वाले लोगों के लिए भी कोई खतरा नहीं है। रिफाइनरी के दूसरे काम पहले की तरह चल रहे हैं। शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में आइंदा 5 घंटों के दौरान और आइंदा 48 घंटों के दौरान रायलसीमा में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसी दौरान 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी। अपने बुलेटिन में महकमे मौसमियात ने कहा कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना और आइंदा 48 घंटों के दौरान जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस बुलेटिन में कहा गया कि आइंदा 48 घंटों के दौरान तेलंगाना, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा के कई इलाकों में हल्की ता औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।